हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य 365 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे। यह एक अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र का एक टॉपिक है। आज हम उसी सिंधु नदी तंत्र के आगे गंगा नदी तंत्र के बारे में आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा सिंधु नदी तंत्र हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हमने सिंधु नदी जानी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोकरचू नामक स्थान से होता है, जहाँ इसे सिंगी खब्बान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर के चिल्ला से बाहर निकलती है। दैट्स क्लियर। फिर इसके बाद हमने जो आपसे बात की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज की बात की आपसे हमने। सिंधु जल समझौते को लेकर बात की हमने, जिसमें आपने बताया था भारत पाकिस्तान के मध्य में हुआ। पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान राष्ट्रपति थे और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री थे। विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, और 20% भारत। रावी, व्यास, सतलज का 80% जल भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। पंचनद क्या होता है? पंजाब के मैदान का निर्माण कैसे होता है? जेच का मैदान क्या था? रेचना का मैदान क्या था? बारी का मैदान क्या था? विष्ट का मैदान क्या था? इन सभी मैदानों को लेकर हमने आपसे डिस्कस किया था। आशा करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको समझ में आएगी और इससे पहले की वीडियो लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के आगे आज हम सिंधु नदी तंत्र के आगे आज गंगा नदी तंत्र को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का निर्माण या गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं उन नदियों को लेकर हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ में इसे नोट्स के रूप में तैयार करते रहिएगा। चलिए, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। देखेंगे आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। क्या है? गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है। गंगा नदी की थोड़ी सी बात करें तो बेसिक सी बात करें, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, इसकी 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। साथ ही हमने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया था। साथ ही गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है कुल कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। अपवाह क्षेत्र 5 राज्यों में है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे इसमें उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। इसके बाद हम बिहार में, बिहार के बाद हम झारखंड में, और झारखंड के बाद हम फाइनली पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कुल 5 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा जो अपवाह क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और जिसकी कुल जो सीमा है वो 1440 किलोमीटर में लगभग। सबसे कम अपवाह क्षेत्र कहाँ पे है? सबसे कम की बात करें हम तो यहाँ पे झारखंड में सबसे कम अपवाह क्षेत्र है। और झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज में मात्र 83 किलोमीटर। कितना है? 83 किलोमीटर्स। दैट्स क्लियर। और हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से गंगा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से गंगा नदी होकर
बहती है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। अगर हम गंगा नदी के निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो समझेंगे थोड़ा सा। जो निर्माण हो रहा है पूरे जो घटनाक्रम होगा वो कहाँ का होगा, उत्तराखंड का होगा। पूरा घटनाक्रम कहाँ का होगा, ये उत्तराखंड का होगा। सबसे पहले बार हमारे पास यहाँ पे क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है। एक मेरे पास शतोपंथ ग्लेशियर है, शतोपंथ ग्लेशियर है। एक हमारे पास मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर है। अब यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ कहाँ कहाँ पहुँचती हैं। ग्लेशियर को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं इस टाइप से। एक ग्लेशियर ये हो गया, ग्लेशियर ये हो गया, और एक ग्लेशियर ये हो गया, इस टाइप से। बात को समझ में आई। ये तीनों ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है बहती हुई, जिसे हम जानवी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है ये, जानवी। और जानवी नदी जब आगे जाके कहाँ पहुँचती है, गौमुख। कहाँ पहुँची, गौमुख। और जैसे ही जानवी नदी ने गौमुख को पार किया, वैसे ही ये क्या बन गई, भागीरथी। क्या बन गई, भागीरथी बन गई। क्लियर हुआ। और आगे चलकर भागीरथी नदी एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। जैसे ही भागीरथी नदी कहाँ पहुँची, गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग में एक नदी आती है इधर से बहते हुए, उसका नाम है भीलांगना। भीलांगना नदी। और भीलांगना जो नदी है वो खातलिंग ग्लेशियर से, कहाँ से, खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड से ही निकलती है। ये क्या है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ का, उत्तराखंड का है। और जब गोविंद प्रयाग में भागीरथी और भीलांगना का संगम हुआ, तो भागीरथी और भीलांगना के संगम पर एक बांध बना है, टिहरी बांध। कौन सा बांध बना है यहाँ पर, टिहरी बांध। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि टिहरी बांध किन किन नदियों के संगम पे बना है, तो भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर कौन सा बांध बना है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध के विरोध में 1973 में 1973 में क्या चला था, चिपको आंदोलन। और इसके प्रखर नेता कौन थे, इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर हुआ या नहीं, बात समझ में आई। आगे क्या हुआ, आगे नदी बढ़ी। कौन सी बढ़ेगी आगे, सीधी सी बात है, आगे जो नदी बढ़ेगी वो कौन सी होगी, भागीरथी नदी बढ़ रही है। ये हमारे पास शतोपंथ ग्लेशियर। शतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है इस टाइप से, और एक निकलती है मिलाम ग्लेशियर से नदी। ये निकलती है मिलाम ग्लेशियर। शतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा नाम है। ये समझ में आ गया होगा। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, एक स्थान पड़ता है इस जगह पर, क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। जब विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा धौली गंगा जब मिल जाती हैं तो एक नदी बनती है संयुक्त रूप से धारा। ये जो नदी बनी इसे नाम दिया गया अलकनंदा। अलकनंदा नाम दिया गया।
अब यही अलकनंदा नदी आगे आगे बढ़ती जाती है, किन किन स्थानों से गुजरती है? तो यहाँ पे विष्णु, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। किन किन स्थानों से नदी बहती है? ये नदी नंदप्रयाग से बही, फिर कर्णप्रयाग से बही, फिर रुद्रप्रयाग के पास आई नदी, इसके बाद कहाँ पे आई? देव प्रयाग के पास नदी आई। तो ऐसे नदी लगातार अलकनंदा 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 आगे बढ़ती चली आ रही है। ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये भी कौन सी है? अलकनंदा। यहाँ पे कौन सी है? अलकनंदा। और आगे बढ़ती चली आ रही है कौन सी? अलकनंदा। अब क्वेश्चन बनता है सर यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो सबसे पहले नंद प्रयाग में एक नदी मिलती आके यहाँ पे इधर से बहती हुई, इसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी मिली आके? नंदाकिनी। और नंदाकिनी नदी उत्तराखंड के नंदा देवी की चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नंदा देवी से निकलती है नंदाकिनी नदी। आगे जैसे ही हम पहुँचे कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है आके हमें, पिंडर नदी। कौन सी मिली आके? यहाँ पे आप मिलती है आके पिंडर नदी, इसे पिंडार कहते हैं, पिंडार नदी। और ये पिंडर की चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पिंडर की चोटी से। इसी तरीके से आगे हम बढ़े रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में एक नदी मिलती है आके, इसे हम मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी नदी केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ग्लेशियर पड़ता है, उसका नाम है चौरीवाड़ी ग्लेशियर। केदारनाथ मंदिर के पीछे ग्लेशियर, उसका नाम है चौरीवाड़ी ग्लेशियर। कौन सा है? चौरीवाड़ी ग्लेशियर। वहाँ की मिल जाती है मंदाकिनी। क्लियर हुआ? आगे आगे हम बढ़ते चले आ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे हम, और आगे से नदी ऐसे बहती हुई आ रही है। कौन सी? भागीरथी। और भागीरथी और बिलांगना का संगम कहाँ हो गया? भागीरथी और बिलांगना का संगम हो गया हमारे देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में जब संगम हुआ तो एक नदी बनी, देव प्रयाग में एक संगम हुआ तो नदी बनी यहाँ पर। कौन सी? ये संयुक्त धारा इसकी कहलाई। नदी बनी कौन सी? गंगा नदी। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मंदाकिनी, पिंडर नदी और ये नंदाकिनी नदी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम समझेंगे आगे, इसी में गंगा नदी के बारे में और समझेंगे आगे। देखो, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी बनी कहाँ पे है? गंगा नदी बनी कहाँ पे है? देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में किसका किसका संगम हुआ? भागीरथी, भागीरथी का हुआ, और अलकनंदा का। किसका हुआ? अलकनंदा का संगम हुआ। एक नदी बन गई कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी कुल 5 राज्यों से बहती है, जिसमें हमने आपको बताया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी जब बही तो कैसे कैसे बही देखना, कौन कौन से? ऋषिकेश आया, हरिद्वार आया, हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, और कानपुर के बाद इलाहाबाद,
इलाहाबाद आया, बनारस, बक्सर, इसके बाद बनारस, फिर बक्सर, फिर पटना, फिर भागलपुर, और फिर क्या आया, साहिबगंज, साहिबगंज, फिर आया फरक्का। क्या आया, फरक्का। तो ये सारी बातें समझ में आएगी। गंगा नदी किन किन स्थानों से गुजर रही है, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर। पे स्थान है भागलपुर, कौन सा है, भागलपुर। दैट्स क्लियर। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से करती है, हरिद्वार से। मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से करती है, हरिद्वार से करती है। कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ तो पता ही होगा राजा जयचंद थे यहाँ पर, ठीक है। और इलाहाबाद में क्या होता है, संगम। तो यहाँ पे क्या लगता है, अर्धकुंभ और महाकुंभ। संगम किन किन नदियों का होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती हालांकि अपने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन फिर भी सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें, बनारस की साड़ी फेमस है, इसे जीआई टैग भी मिला है। बनारस की साड़ी फेमस है, इस साड़ी को क्या मिला है, जीआई टैग भी मिल चुका है साड़ी को, बनारस की साड़ी को। पान भी फेमस है, वो तो पता ही होगा बनारस वाला। और बक्सर के युद्ध की बात करें, यहाँ पे कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था, बक्सर में, बक्सर का युद्ध हुआ था यहाँ पर। पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है। भागलपुर भी कहाँ पड़ता है, ये बिहार में। और भागलपुर में एक अभयारण्य है, उसका नाम है विक्रमशिला अभयारण्य। यहाँ पे एक विक्रमशिला अभयारण्य है, विक्रमशिला अभयारण्य। कौन सा है, अभयारण्य है। और विक्रमशिला अभयारण्य जो है वो गंगा डॉल्फिन के लिए, किसके लिए, गंगा डॉल्फिन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और विक्रमशिला जो अभयारण्य भागलपुर में गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा डॉल्फिन को 5 नवंबर 2009 को क्या घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। साथ ही गंगा डॉल्फिन स्वच्छ जल का क्या है, सूचक है। क्या है, सूचक, इंडिकेटर है। जहां पर स्वच्छ जल पाया जाएगा वहां गंगा डॉल्फिन पाई जाएगी। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे पड़ता है साहेबगंज, और साहेबगंज के बाद पड़ता है फरक्का। और फरक्का नामक स्थान से गंगा की एक वितरिका निकलती है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी जस्ट आगे बढ़ के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे इसे हम, गंगा की सहायक नदियां देखेंगे। अब गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां दो तरीके से हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो बाईं ओर से मिलनी, कुछ दाईं ओर से। तो बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी नदियां जो कैसे मिल रही हैं, बाईं ओर से। कैसे मिल रही है, बाईं। अगर गंगा नदी ऐसे बह रही है, अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं तो ये स्थान कैसा हो जाएगा, मेरा बायां यानी लेफ्ट वाला, और ये कैसा हो जाएगा, राइट वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो देखेंगे सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली नदियां।
गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। गंगा में कौन कौन सी नदियाँ हैं ऐसी हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये रहा मेरे पास गंगा नदी का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास गंगा नदी का स्ट्रक्चर है। और बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे रामगंगा, गोमती, भांगरा, गंडक, कोशी और महानंदा। कौन कौन सी नदियां हैं देखेंगे। रामगंगा है, ये रामगंगा, ती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। अब ये नदियाँ किन किन स्थानों पर मिलती हैं, किन किन स्थानों पर मिलती हैं? तो ये कन्नौज, कन्नौज में आके मिलती है। ये फिर आके आपके बनारस में, ये आपके बक्सर में, कहाँ पर? बक्सर में। तो ये पटना में, ये कटिहार में, और ये आपको जो फाइनल तौर पर मिलती है कि पश्चिम बंगाल में। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किन किन स्थानों पर मिलती हैं? रामगंगा कन्नौज में, गोमती बनारस में, घाघरा बक्सर में, गंडक पटना में, कटिहार कोशी कटिहार में और महानंदा पश्चिम बंगाल में। अब इन नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, उद्गम के बारे में भी जान लेते हैं। तो रामगंगा के उद्गम की बात करें, यहीं लिखे दे रहे सभी को उद्गम। रामगंगा के अगर उद्गम की हम बात करें तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में गैरसैंण की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? उत्तराखंड में गैरसैंण की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड में। क्लियर। गोमती नदी की बात करें, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के फुलर झील से होता है। तो ये पीलीभीत एक जिला है यूपी का, और झील यहाँ पे कौन सी पड़ती है? यहाँ पे उसका नाम फुलर झील, फुलर झील। तो फुलर झील से इसका उद्गम होता है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गोमती, जो मैदानी भाग से निकल गंगा में मिल जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगा की मैदानी भाग से निकलती है। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। कौन सी है? गोमती। नेक्स्ट बात आती है घाघरा नदी की। तो घाघरा जो नदी है वो निकलती है मापचा चुंगू ग्लेशियर से। किससे निकलती है? मापचा चुंगू ग्लेशियर। और मापचा चुंगू ग्लेशियर ये है कहाँ पे? तो मानसरोवर के निकट। कहाँ पे है ये? मानसरोवर के निकट। कहाँ पे है ये? मानसरोवर के निकट है। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। और ये घाघरा जो नदी है, घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? इसे हम कर्णाली कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? इसे हम कर्णाली के नाम से जानते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत शानदार तरीके से, आशा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है बात गंडक नदी की। तो गंडक नदी का जो उद्गम है, गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल प्लस तिब्बत के
बॉर्डर से होता है। कहाँ से होता है? नेपाल प्लस तिब्बत के बॉर्डर से होता है गंडक नदी का उद्गम। और गंडक नदी के किनारे ही लगता है सोनपुर का पशु मेला। इसके किनारे क्या लगता है? सोनपुर का पशु मेला। क्या लगता है इसके किनारे? सोनपुर का पशु मेला लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कोसी नदी की। तो कोसी नदी की हम बात करें तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल में गोसाई धाम, इसे गोसाई धाम या ऐसे हम सप्त कोसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब ये वहाँ से निकलती है तो ये 7 धाराओं में निकलती है। आगे चल के ये सभी 7 धाराएं एक हो जाती हैं और आगे नदी कौन सी बनती है? कोसी। और कोसी नदी को ही कहा जाता है बिहार का अशोक। और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें, शानदार सटीक, तो इसे कहा जाता है उत्तरी बिहार का अशोक। इसे कहते हैं हम लोग उत्तरी बिहार का अशोक। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात बचती है महानंदा नदी की। तो महानंदा जो नदी है इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल। इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे हैं बेटा? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में गैरसैंण की पहाड़ियों से होता है। गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत जिला फुलर झील से होता है। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलकर गंगा में मिलती है। नेक्स्ट बात करें, घाघरा नदी का उद्गम माप्या चंगो ग्लेशियर से होता है। ये मानसूबे के निकट स्थान पे है ये। और घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कोसी नदी की। कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम से होता है, जहाँ से सप्त कोसी के नाम से हम जानते हैं। इसी तरीके से महानंदा जो नदी है उसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है, वेस्ट बंगाल में है। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। दाईं ओर से मिलने वाली, ठीक। सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दाईं ओर से ये गंगा नदी हमारे पास। दाईं ओर का मतलब क्या है? नीचे से मिल रही होंगी। सबसे पहले मिलाएंगे हम किसे? यमुना नदी को। यमुना, यमुना के बाद आती हमारे पास टॉन्स। इसके बाद नदी मिलती है आगे टॉन्स, और टॉन्स के बाद मिलती है आगे सोन। कौन सी नदी? टॉन्स के बाद मिलती है आगे सोन नदी। ये कौन सी नदी है? सोन नदी। क्लियर? यमुना, सोन और यमुना, टॉन्स और सोन नदी। अब ये निकलती कहाँ कहाँ से हैं? तो ये गंगा नदी, गंगा बनती कैसे आपको ये फिर से बता दे रहे हैं आपको। ये देवप्रयाग है। क्या है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है? संगम होता है। ये यमुना नदी की बात करें, यमुना की बात करें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अब यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई है यमुना की, कुल लंबाई की बात करें तो 1365 किलोमीटर। कितनी है? 1365 किलोमीटर। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी नदी है? ये टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी है। और ये कौन सी है? सोन नदी। कौन सी है? सोन। टॉन्स नदी के उद्गम स्थल की हम बात करें तो ये तमसा कुंड जलाशय, तमसा कुंड जलाशय, ये कहाँ पे? कैमूर श्रेणी में। कहाँ पे है ये?
कैमूर श्रेणी में है। और कैमूर श्रेणी कहाँ पे है ये? एमपी में। कहाँ पे है ये? एमपी में है ये। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें सोन नदी की। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक कहाँ पे है? ये वही अमरकंटक है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाला है, वही अमरकंटक है ये। क्लियर हुआ। अब ये मिलती किन किन स्थानों पे है? तो अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना जो नदी है वो मिलती है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। जैसे वर्तमान का हम प्रयाग राज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग राज। टोंस नदी की बात करें तो ये सिरसा बराज इलाहाबाद के निकट मिलती है। ये कहाँ मिलती है? सिरसा बराज इलाहाबाद के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के निकट मिलती है। और हम बात करें किसकी? सोन नदी की बात करें तो सोन नदी पटना में मिलती है। कहाँ मिलती है ये? पटना में मिलती है। बात समझ में आई? आशा करते हैं ये सारी बात आपको क्लियर हो रही होंगी। शांति से कॉपी पेपर ले लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा कायदे से। ठीक है। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। अब कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो यमुना के माध्यम से इनडायरेक्ट वे में गंगा से मिलती हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। कौन कौन सी हैं? एक नदी मेरे पास चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। ये कौन सी नदी है यहाँ पर? चंबल, ये सिंध, बेतवा और कैन। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा में। पूछा जाता है कि चंबल नदी कहाँ मिलती है, किस किस स्थानों में मिलती है? तो कहाँ मिलती है ये? इटावा मिलती है। और चंबल निकलती कहाँ से है? तो जनापाव पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? विदिशा के पठार से। के पठार से। ये कहाँ पे है? एमपी में। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम जानेंगे हम। और मिलती कहाँ पे है? तो बेतवा नदी और कैन नदी दो नदियाँ बची हैं। तो बेतवा नदी जो मिलती है वो हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। और कैन नदी कहाँ मिलती है? ये बांधा में मिलती है। कहाँ मिलती है जाके? ये बांधा में मिलती है। और ये दोनों ही नदियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास क्षेत्र से निकलती हैं। ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाले सेक्शन से निकलती हैं। तो आशा करते हैं ये सारी बात समझ में आ गई होगी। यानी बेतवा नदी की बात करें तो इसे हम भोपाल के पश्चिमी भाग से भी जानते हैं, क्योंकि ये हिस्सा कौन सा पड़ता है? इसे स्पेसिफिक की बात करें तो ये भोपाल का पश्चिमी भाग भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? भोपाल का पश्चिमी भाग भी इसे हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करें और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनते हैं, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। अपर्दन के लिए जानी जाती है। और अवनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? वो इटावा है। कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है बेटा? इटावा है। कौन सा? इटावा। ध्यान रखेंगे इसको भी कायदे से। और ये किसके लिए फेमस है? वो तो पता ही होगा सभी को, घड़ियाल के लिए। किसके लिए? घड़ियाल के लिए फेमस है ये। ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी नदी में आगे जाके देखेंगे जब गंगा नदी कहाँ पहुँचती है? फरक्का। जब गंगा नदी कहाँ पहुँचती है? फरक्का पहुँचती है। तो फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी की एक वितरिका निकलती है ऐसे कर कर। इसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। और हुगली की सहायक नदी है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। इसकी की सहायक नदी है ये दामोदर।
हुगली की सहायक नदी कौन सी है? ये दामोदर। और दामोदर नदी का जो उद्गम है, दामोदर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। और बता दें आपको कि दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी है ये? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। और इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? छोटे छोटे से तिलैया, मैथान, कोनार और पंचेत। इसको भी याद रखेंगे आप कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर तिलैया, मैथान, कोनार और पंचेत क्या बने हुए हैं? बांध बने हुए हैं। ये भी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे हम थोड़ा सा समझने का और भी प्रयास करें इसी में। जब गंगा नदी आगे बढ़ती हुई जाती है, गंगा नदी जब आगे बढ़ती हुई जा रही होती है तो ये कहाँ पहुँचती है? आगे बांग्लादेश में। और ये एरिया किसका पड़ जाता है? यहाँ पर ये पूरा एरिया, ये नीचे वाला किसका हिस्सा है? ये बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में से हम पद्मा के नाम से, बांग्लादेश में से हम पद्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। और ऊपर से एक नदी बहती हुई आ रही होती है यहाँ पर, ऐसे कर कर इस टाइप से बात करेंगे उसकी भी हम, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है ये? ब्रह्मपुत्र। जब पद्मा का यानी कि गंगा जब आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जब ऐसे नहीं समझो, ऊपर से नदी कौन सी आ रही होती है? ब्रह्मपुत्र वाली। कौन सी आ रही होती है? ब्रह्मपुत्र। ऊपर से आ रही होती है ये ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। नदी कौन सी है ये? मेघना। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और मेघना नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है बराक। क्या है? बराक। मेघना की एक सहायक नदी है, उसका नाम है बराक। बराक नदी। और बराक नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? इसका मणिपुर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यहाँ पे ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन जब होता है पद्मा जमुना वाला मेघना में, तो ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा में एक बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, आगे देखेंगे इसमें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बनाती है सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आकृति पूछे इसकी कभी भी, अगर आकृति पूछी जाए तो आकृति भी कैसी होती है इसकी? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है इसकी? त्रिभुजाकार है। सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे मैंग्रोव प्रजाति के वन कहते हैं। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और ये सुंदरी नामक जो वृक्ष हैं इन्हें मैंग्रोव भी कहा
जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। अब वो तो पता ही है आगे मैंग्रोव कितने होते हैं। मैंग्रोव कई प्रकार के होते हैं, इसमें लाल, पीले, काले, सफ़ेद बटन मैंग्रोव इस टाइप से होते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये गंगा नदी तंत्र को आप मल्टीपल बार देखने का प्रयास करें, गंगा नदी गंगा कैसे बनती है। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप समझने का प्रयास करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को लेकर। और चैनल को लाइक करते रहिए, सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए और इसे वीडियो को बार बार देखते रहिए। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।